तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अभी हम एनेरिज्म वाला टॉपिक अपना स्टार्ट करने लगे हैं। हमने पिछली वीडियो में जैसे आयोटिक डाइसेक्शन पढ़ा था, तो उसके बाद एनेरिज्म आता है। एनेरिज्म क्या होता है? बैलून लाइक डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में हमारे पास बैलून टाइप डायलिटेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है ना, अब इसमें एक बैलून लाइक अपीयरेंस बन गई है। ठीक है, वो किसकी वजह से बनी है? वीकनेस ऑफ द ब्लड वेसल वॉल्स। जब इनकी वॉल्स हमारे पास खराब हो जाए ना, ब्लड वेसल्स की, वो वीक हो जाए, तो क्या होगी? हमारे पास ब्लड फ्लो की वजह से कुछ ब्लड इनमें जाना शुरू होगा और वो एक बैलून लाइक अपीयरेंस बनाएंगे, जिसको बोलेंगे एनेरिज्म। ठीक है, एनेरिज्म में हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स है, ठीक है, जो हमने पढ़नी है। सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे वो है एक आ जाती है थोरेसिक। थोरेसिक एनोरिज्म। ठीक है, थोरेसिक एनोरिज्म पढ़ेंगे। थोरेसिक एनोरिज्म में आपको पता होना चाहिए वही चीज़ है, बैलून लाइक डायलिटेशन ऑफ द थोरेसिक अयोटा। अब आपने याद है थोरेसिक अयोटा। ठीक है, थोरेसिक अयोटा इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होगी। दूसरा क्या कहते हैं? ये अयोटिक वॉल की वीकनेस की वजह से होगा। वही सारी बातें जो मैंने ऊपर बताया, अयोटिक वॉल की क्या होगी? वीकनेस होगी। ठीक है, अयोटिक वॉल की वीकनेस होगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये मसला आएगा। दूसरी बात आपने ये याद रखना, कहते हैं कि ये कौन से डिजीज में हमारे पास ज्यादा नजर आता है। एक वो कहते हैं कि जो हमारे पास टर्शरी सिफिलिस होता है ना, ठीक है, टर्शियस सिफिलिस जो होता है वो हमारे पास क्या कॉज कर देता है? अयोटिक वॉल की वीकनेस, जिसकी वजह से थोरेसिक अयोटा इन्वॉल्व हो जाती है और थोरेसिक एम्बोलिज्म या थोरेसिक एनोरिज्म बन जाता है। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि टर्शियस जो सिफिलिस है ना, वो अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा हमारे पास एनोरिज्म का थोरेसिक एनोरिज्म कॉज करता है, और उसकी अपीयरेंस क्या होती है, ये आपने याद रखना है कि प्री बार्क होती है ना, प्री बार्क अपीयरेंस। जैसे किसी तरह की आपको आउटर सरफेस नजर आती है रफ सी और अजीब सी, तो हमारे पास उस तरह की अपीयरेंस हो जाएगी किसकी? ब्लड वेसल्स की। तो आपने याद रखना है कि टर्शियस जो सिफिलिस होगा उसमें ट्री बार्क टाइप अपीयरेंस होगी। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं कि ये किसकी वजह से और हो सकता है? एक तो टर्शियस सिफिलिस इसको कॉज कर देगा, दूसरा कहते हैं एंड आर्ट्राइटिस। ठीक है, एंड आर्ट्राइटिस। आपको पता है ब्लड वेसल्स की भी ना छोटी छोटी हमारे पास वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो उनको सप्लाई कर रही होती हैं, उनकी हमारे पास नॉर्मेंसी को मेंटेन कर रही होती हैं, उनको नॉर्मल रख रही होती हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स दे रही होती हैं। अगर उनकी जो वेसल्स हैं ना, उनके अंदर हमारे पास किसी किस्म का मसला आ जाए और वो न्यूट्रिएंट्स नॉर्मल ब्लड वेसल को ना मिल सके, तो क्या होगा? वो एरिया वो इस्कीमिक हो जाएगा, वो एरिया वीक हो जाएगा और उसकी वजह से एनेरिज्म बनेगा। एंड आर्ट्राइटिस इसकी एक कॉज होती है। इसमें ये कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जो वेसरम होगी ना, वेसोवेसरम क्या होती है? ये हमारे पास आर्टरीज होती हैं जो इसको सप्लाई करती हैं। उनके अंदर क्या हो जाएगी? हमारे पास कोई ब्लॉकेज आ गया, कोई उनके अंदर ब्लॉक आ गया, कुछ कुछ हो गया, वो रप्चर हो गई, कुछ भी होगा, उसकी वजह से एंडोट्राइटिस होगा और उसकी वजह से हमारे पास थोरेसिक एनेरिज्म होगा। दूसरी बात आप याद है कि अगर किसी ब्लड वेसल का ब्लड फ्लो जो है ना वो डिक्रीज हो जाए, अब ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो वो वॉल वीक हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि उसकी वजह से क्या होगा? एट्रोफी हो जाएगी। एट्रोफी की वजह से भी हमारे पास क्या होगी? ब्लड वेसल की वॉल वीक हो जाएगी और हमारे पास थोरेसिक अयोटा हो सकता है। दूसरी बात आपने याद रखना है, मैंने बोला ये थोरेसिक अयोटा को इन्वॉल्व करता है। अगर थोरेसिक अयोटा से काम पहले ही खराब हो जाए, फॉर एग्जांपल ये हार्ट था, ठीक है, ये मैं सिर्फ सही बना रहा हूँ अजीब सा, ठीक है, ये हार्ट था, हार्ट के दो चैम्बर्स, तीन चैम्बर्स बना दिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास चैम्बर्स है। अब आपको पता है यहाँ से जाती है अयोटा, ये अयोटा जाती है, ठीक है, अयोटा के यहाँ पे वॉल्व लगा होता है जिसको क्या बोलते हैं? अयोटिक वॉल्व। अयोटिक वॉल्व के अगर इधर मतलब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में जो अयोटा वॉल्व से पहले ही थोड़ी सी हाइपरट्रॉफी हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये वॉल्व जा रहा था ना, तो वॉल्व से पहले ही थोड़ी हाइपरट्रॉफी हो जाए, तो मतलब एक जंप सा बन जाए, तो ब्लड की टर्बुलेंस ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे अंदर जाके वॉल के अंदर भी। दूसरी बात यह कि जहाँ पे नॉर्मल स्पीड से ब्लड जा रहा था, अब वो ब्लड कम जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक जंप आ गया बीच में। तो कहते हैं कि यूजुअली अयोटिक वेल्व जो होता है ना, उसकी अगर रूट के पास ही कोई अगर स्वेलिंग बन जाए या हमारे पास कोई वो आ जाए, हाइपरट्रॉफी आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है? अयोटिक वेल्व इनसफिशिएंसी होती है और उसकी वजह से मेजर तौर पर हमारे पास डायलिटेशन होती है। क्या? अयोटिक वेल्व जो है उसके आगे पीछे क्या हो जाए, या तो उसकी रूट के आगे पीछे इन्फ्लेमेशन हो जाए, या उधर हाइपरट्रॉफी हो जाए, या फिर क्या हो, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारे पास इनसफिशिएंसी हो जाएगी, इनसफिशिएंसी। ठीक है, इनसफिशिएंसी हो जाएगी। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है किसी कॉम्प्लिकेशन का, कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कॉम्प्लिकेशंस बहुत इजी से आपने याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन होगी, ठीक है, एक तो ये हो जाएगी कि हमारे पास अयोटिक वेल्व की इनसफिशिएंसी होगी और इसकी वजह से कार्डियक डिजीजेस आ सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखना है, क्योंकि एक बैलून लाइक स्वेलिंग है, तो ये हार्ट कहाँ पे पड़ा होता है? हमारे पास मीडियस्टिनम में पड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा सी कैविटी में पड़ा होता है, तो वो उनके आगे पीछे जितने भी होंगे ना ऑर्गन्स, उनमें क्या करेगा? कंप्रेशन डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, कंप्रेशन डिजीज करेगा। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है कंप्रेस कर दे एयरवे को, एसोफेगस को कंप्रेस कर दे, उसकी वजह से हमारे पास और कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये थ्रोम्बस और एम्बुलाइकल एक स्पेसिफिक होम होता है, यहाँ पे जितने थ्रोम्बस और एम्बोलाई जन्म ले सकते हैं ना, वो सारे इधर ही लेते हैं एनोरिज्म में। ठीक है, इनकी वजह से एनोरिज्म भी हो सकता है और एनोरिज्म की वजह से भी थ्रोम्बस और एम्बोलाई बन सकते हैं। तो अब हमने आगे जो पढ़ना है वो है दूसरी जो टाइप आ जाती है हमारे पास, वो छोटी टाइप है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बोलते हैं हम माइकोटिक एनोरिज्म। ठीक है, जिसको इन्फेक्शियस भी बोलते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस एनोरिज्म। इसमें आपने यही याद रखना है कि इसमें क्या होगा? हमारे पास जो वॉल की वीकनेस होगी ना, वो किसकी वजह से होगी? किसी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से। बैक्टीरियल या माइक्रोबियल लिख लेते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा ना, उसकी वजह से हमारे पास वॉल की वीकनेस हो जाएगी, और वो भी आपको पेशेंट हो सकता है क्रॉनिक जिसमें डिजीज हो रही हो ना, उनके अंदर की वाली कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब हम जो तीसरी टाइप पढ़ेंगे इसमें यही टाइप है, बाकी इसकी भी सारी डिजीजेज जो है वो सारी इसी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कोई भी आर्टरी इन्वॉल्व हो सकती है, जहाँ का भी इन्फेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉन्सिलाइटिस है तो टॉन्सिलर आर्टरीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, उनमें एनोरिज्म आ सकता है। ठीक है, या उनके बाद जो बड़ी आर्टरीज होती है हमारे पास, उनमें भी आ सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास एब्डोमिनल अयोर्टा। ठीक है, एब्डोमिनल अयोर्टा का
एनोरिज्म, ठीक है, एब्डोमिनल एयोर्टा का एनोरिज्म, इसको जिसको बोलते हैं ट्रिपल ए, ठीक है, एब्डोमिनल अयोर्टा एनोरिज्म, ठीक है। इसमें यही होगा कि हमारे पास बैलून लाइक डायलिटेशन हो जाएगी किसकी, अब एब्डोमिनल अयोर्टा की, ठीक है, एब्डोमिनल अयोर्टा की हमारे पास डायलिटेशन होगी, और ये यूजुअली कहते हैं किसकी वजह से होता है, जिनमें रीनल डिजीज होता है, ठीक है, लाइक रीनल स्टेनोसिस हो गया या रीनल बाइफर्केशन से पहले पहले ना ये हमारे पास कहाँ पे राइज होता है, राइज बिलो द रीनल आर्टरीज, ठीक है, एंड अबव द अयोटिक बाइफर्केशन, ठीक है, जहाँ पे अयोर्टा बाइफर्केट कर रहा होता है उससे अबव, ठीक है, और जस्ट बिलो द रीनल आर्टरीज जहाँ पे हमारे पास राइज हो रही है उससे बिलो, बट किससे अबव, अयोटिक बाइफर्केशन से, ठीक है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि इसकी जो मेजर कॉज है ना, उसकी जो मेजर कॉज थी वो क्या थी, सिफिलिस थी, ठीक है, या वॉल की वीकनेस थी, इसकी ये नहीं है, इसकी हमारे पास क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस इसकी, ठीक है, इसकी हमारे पास मेजर कॉज है, और कहते हैं ये किसमें हमारे पास नहीं होता है, ये मेल्स में होता है जो कि बहुत ही क्रोनिक स्मोकिंग कर रहे हो, ठीक है, जो क्रोनिक स्मोकर्स होना उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारे पास एब्डोमिनल अयोटिक एनेरिज्म हो सकता है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इसमें एक और जो कॉज आती है ना, दो कॉजेज हैं इसमें, दूसरी जो कॉज है ना वो हाइपर है, ठीक है, हाइपरटेंशन भी एक मेजर कॉज है, उसमें हमारे पास वॉल की वीकनेस तो हो रही थी, ठीक है, बट वॉल की वीकनेस को प्रमोट कौन कर रहा है यहाँ पे, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंशन, ये याद रखें। दूसरी बात अगर आपने इसको डायग्नोस करना है तो इसके डायग्नोस्टिक मार्कर एक है, वो क्या है, पल्सेटिंग पल्सेटिंग एब्डोमिनल मास, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपका हार्ट जो है ना वो पेट में आ गया, ठीक है, आपको पेट में पल्सेशन फील होना शुरू हो जाएंगी, और वो करेक्टरिस्टिक किसकी है, एब्डोमिनल अयोर्टा की एनेरिज्म की, ठीक है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे, कॉम्प्लिकेशन वैल्यू उसी तरह कंप्रेशन कॉज कर सकती है, ठीक है, वो हमारे पास कंप्रेशन करेगी, ये थ्रोम्बस और एम्बोलाई बना सकती है। दूसरी बात आपने ये याद रखना है कि अगर रप्चर हो जाएगी तो हमारे पास इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, हेमरेज वगैरह हो जाएंगे, ठीक है, ये आपने ये याद रखना है। सबसे इसका ये याद, रप्चर ही इसका मेजर जो है कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये जितनी पल्सटाइल होती है तो इसके रप्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एथेरोस्क्लेरोसिस भी इसमें होता है, तो वो एम्बोलाई और ब्लॉक बनाने में ईजी रोल प्ले करता है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा, पेशेंट ये कहेगा कि मेरी कमर वाली जगह पे या जहाँ पे किडनीज है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें रीनल स्टेनोसिस भी होती है, तो वो कहेगा किडनी वाली जगह पे मुझे दर्द हो रहा है, और दर्द क्या हो रहा है, वो रेडिएट कर रहा है, ठीक है, और वो रेडिएट करके मेरी पूरी कमर की तरफ ही जा रहा है, और पेट में भी दर्द हो रहा है। जब आप उसका एब्डोमेन देखोगे ना तो वहाँ पे आपको एब्डोमिनल पल्सेटिंग मैस मिलेगा, ठीक है, और पेशेंट को चक्कर आ रहे होंगे, बिल्कुल हाइपोटेंशन वाला जो सिनेरियो है ना वो प्रेजेंट करेगा, ठीक है, अपने साथ, कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरा बीपी कम हो रहा है, या मुझे थकान फील हो रही है, लथार्जी फील हो रही है, बट मुझे किडनी में भी बहुत शदीद दर्द है, और जब आप उसका एब्डोमेन देखोगे तो आपको एक पल्सेटिंग मैस मिलेगा, तो आप उसे क्या डायग्नोज करोगे, एब्डोमिनल अयोर्टा का एनोरिज्म। तो यहाँ तक आपका एनोरिज्म था, ठीक है। एनोरिज्म को खत्म करने से पहले मैं आपको जल्दी से एनोरिज्म की पिक्चर दिखा देता हूँ। नॉर्मल हमारे पास ब्लड वेसल कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। अब अगर ब्लड वेसल की ना, अब आगे हमने कुछ जगहों पे ना इनको डिजीज या लोकेशन पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, क्लासीफाई किया हुआ है, जैसे ये थोरेसिक हो गई, ठीक है, एब्डोमिनल होगी, माइकोटिक होगी, माइकोटिक लोकेशन पे तो नहीं है बट इन्फेक्टेड ऑर्गन के ऊपर है, बट कुछ जगह पे इन्हें ट्रू और फॉल्स भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो है ना ट्रू है, अगर ये एक साइड पे ना, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, बट इसका नाम क्या है, सैक्यूल, ट्रू एनोरिज्म, जिसको हम सैक्यूल बोलते हैं, ये भी हमारे पास ट्रू एनोरिज्म है, ठीक है। और ट्रू एनोरिज्म में इसकी दोनों तरफ आपने देखा होगा कि सिमल्टेनियस जगह पे ऑपोजिट एक दूसरे के डायलिटेशन है, क्योंकि वॉल वीकनेस हो गया, ये यूजुअली एंड आर्थराइटिस में होता है, ये याद रखें। अच्छा, अब ये वॉल, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म, ठीक हो गया, फ्यूजिफॉर्म हो गया, और ये भी हमारे पास ट्रू है। अब ये जो आती है ना, ये हमारे पास फॉल्स है, क्यों, देखिए इसमें पूरी जो वॉल की वीकनेस है, बट इसमें वॉल में क्या हुआ, रप्चर आया हुआ, ये देखा आपने देखा होगा, ये रप्चर आया हुआ, इसकी वजह से हमारे पास क्या बना, एक फॉल्स हीमाटोमा बना, बट ये भी पल्सेटिंग मैस ही होता है, तो इस वजह से इसे अक्सर कहते हैं। बट इसमें ये याद रखें कि वॉल की वीकनेस नहीं हुई, इसमें वॉल रप्चर हुई है, ठीक है। जैसे अयोटिक डायसेक्शन में वॉल रप्चर नहीं होती थी ना, वॉल में थोड़ी सी दरार आ जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि ब्लड का डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, और वो ये हमारे पास इंटरनल जो टीयर आता था उसमें चली जाती थी। बट इसमें क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास वॉल में बकायदा रप्चर आएगा, जिसकी वजह से ये जो इलास्टिक मेम्ब्रेन जो उसको सराउंड कर रही होती है, एडवेंटिशिया होती है, उसके अंदर वो सारा एक हेमाटोमा देगा, जिसको फॉल्स हेमाटोमा बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम पढ़ते हैं वेस्कुलर ट्यूमर्स। तो अब आपने मुझे बताना है कि कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि हमारे पास जो टर्शियरी सिफिलिस होता है उसकी वजह से ब्लड वेसल्स के कौन सा अपीयरेंस आती है, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड नहीं करना, आपने खुद से ही सोच के बताना है, ठीक है। दूसरी अब हम वेस्कुलर ट्यूमर्स पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में वेस्कुलाइटिस डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।